स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का अभ्यास प्रश्न नंबर 9। सही है। और यूपीएसआई के लिए हमने हिंदी के अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। आप जानते हैं इसकी जो परीक्षा है 14-15 मार्च 2026 को होनी है। तो जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है कि भौगोलिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, यानी इनको अलग अलग करना है, मूल शब्द को और उसके प्रत्यय को। तो हमें बताना है कि भूगोली प्लस का, या भूगोल प्लस इक, या भौ प्लस गोलिक, या भोगो प्लस लिक। तो भौगोलिक शब्द में देखिए भूगोल में इक प्रत्यय जुड़ा है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए डिटेल से हम इसको आपको बताने वाले हैं क्योंकि ये इक प्रत्यय बहुत बार पूछा गया है। जैसे समाज से सामाजिक क्यों बन जाता है, इतिहास से ऐतिहासिक कैसे बन जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो कल मैंने आपको हिंदी की पहली क्लास में जब स्वर लिखकर बताए थे 11 के 11, तो इस प्रकार से लिखे थे। छोटा आ, बड़ा आ, और यहाँ पर देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और जेड। और फिर मैंने यहाँ से ए ऐ कल भी इस तरह से लिखे थे। सही है। देखिए ओ और बड़ा आ, ये होगा हमारे 11 स्वर। जो मूलतः स्वर या सामान्यतः स्वर की जब संख्या पूछे तो आपको 11 ही लगानी है, जब तक कुल स्वर की संख्या ना पूछे। जब कुल पूछेगा तब हमें 13 लगानी है और उसमें अनुस्वार और विसर्ग भी जुड़ जाता है, जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने का कारण ये है कि हम देखिए इसमें कुछ परिवार बनाएंगे, कि भाई एक परिवार आ गया हमारा ये वाला, और दूसरा परिवार हमने बनाया ये वाला। एक प्रत्यय अगर आपने ये सही से समझ लिया तो फिर कभी भी आपका एक प्रत्यय वाला खराब नहीं होगा प्रश्न। यहाँ से वर्तनी में बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है। एक परिवार है ये। अब आप बताएं, देखिए ये एक परिवार है तो इसमें जो बड़ा है, बड़ा सदस्य कौन है, तो आप कहेंगे इसमें बड़ा सदस्य है बड़ा आ। बहुत बढ़िया भाई। इस वाले में अगर बात करें तो बड़ा सदस्य कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा सदस्य है भाई ये वाला, बड़ा ए। बहुत बढ़िया। इस बारे में बात करें तो बड़ा सदस्य कौन है, तो इसमें बड़ा सदस्य है बड़ा ओ, ये वाला। और ये अकेला है तो ये अपने घर का अकेला ही है। तो ये जो जब री का जब प्रत्यय जुड़ता है तो इसका आर बन जाता है, ये वाला आर। तो इसमें हम यहाँ पर आर लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको एक प्रत्यय जुड़ने का नियम। जुड़ने का क्या नियम है, देखिए जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या करता है। जैसे ही यहाँ पर हम भूगोल ही एग्जाम्पल ले लें, भूगोल। तो एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो लास्ट वाले स्वर को हटाता है और स्वयं जुड़ता है, और साथ ही साथ जो प्रथम स्वर होता है उसको दीर्घ परिवर्तन कर देता है। दीर्घ परिवर्तन करने का मतलब ये है, ये जो मैंने आपको नीचे लिखे हैं ये है दीर्घ परिवर्तन इसके स्वर के, एक प्रत्यय के लिए। तो यहाँ पर लास्ट वाला स्वर कौन सा होगा जिसे ये हटाकर जुड़ेगा, तो आप कहेंगे लास्ट में स्वर, तो देखिए ला व्यंजन के साथ यहाँ पर आ है तो ये आ को हटाकर जुड़ेगा। और शुरू में जो शुरू वाला स्वर है तो वो कौन सा है, आप कहेंगे बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ है इसमें। तो इसमें से सबसे बड़ा सदस्य कौन सा, तो आप कहेंगे ये वाला है बड़ा सदस्य। तो यहाँ पर ऊ को हटाकर ये ओ जुड़ जाएगा, किस प्रकार से। तो ये जो देखिए भूगोल प्लस इक, तो यहाँ से लास्ट वाला हट जाएगा और शुरू में जो दीर्घ परिवर्तन होगा वो यहाँ पर ऊ का जो बड़ा भाई है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा भौगोलिक। यानी पहले ला को जो उच्चारण के लिए आ सहायता दे रहा था, अब क्या सहायता देगा, आ को हटाकर ई सहायता देगी। इस प्रकार से ये शब्द बन गया ली। अब देखिए आ जाते हैं याद करने की ट्रिक, यानी याद कैसे करेंगे हम इसको। तो दूसरा हम यहाँ से शब्द उठा लेते हैं समाज। चलो ये वाला तो हमने देख लेना, ये वाला देखा है अभी, समाज प्लस इक। समाज प्लस इक। अब ये जो इक है ये यहाँ पर अटैक करेगा इधर से। अब जब इधर से अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर जो शुरू में इसको मिलेगा तो उसको तो ये खत्म कर देगा। तो शुरू में इसको यहाँ से जैसे एक प्रत्यय यहाँ से जुड़ेगा तो इसको सबसे पहले कौन मिलेगा, तो आप कहेंगे आ मिलेगा, क्योंकि जा के साथ आ लगा हुआ है लास्ट में। तो ये जैसे ही इसके साथ यहाँ से अटैक करने आएगा तो ये आ को तो कर देगा खत्म। अब जैसे ही ये आ को खत्म करेगा
तो इस इधर से, यानी इधर से तो ये और किसी को जाने नहीं देगा, इधर से सबसे पहला स्वर जाएगा अपने परिवार में। यानी अगर कोई भी लड़ाई होती है किसी की भी, तो वो कहाँ जाते हैं, अपने परिवार में ही जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर अपने परिवार में जाएगा। अब सबसे पहला स्वर कौन सा, तो आपको यहाँ पर सा को चढ़ दे रहा है आ, तो सबसे पहला स्वर आ है। तो आ गया अपने परिवार में यहाँ पर रोता हुआ। और ये पूरी कहानी बताएगा कि ऐसे ऐसे जो है अपना एक सदस्य तो मार दिया है उन्होंने, और अब वो अटैक कर रहे हैं पूरे पे, तो जल्दी से चलो। अब जब यहाँ से घर से जब भी कोई जाता है, लड़ाई होती है, तो आप जानते हैं घर का बड़ा सदस्य जाता है। तो यहाँ से घर का बड़ा सदस्य जाएगा, बड़ा सदस्य इसमें कौन सा, बड़ा आ है। तो इस प्रकार से वो तो अब घर ही रह गया छोटा वाला, अब यहाँ से बड़ा वाला आया, और ये अब अटैक करेगा, इस तरह से सामाजिक बन जाएगा। छोटा वाला घर रह गया, अब यहाँ पर बड़ा वाला आया। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ए वाले का। शब्द है इतिहास, इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है इक। देखिए इसके साथ आ है, ये हम वर्ण विच्छेद में पढ़ते हैं। अब एसआई के हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो मैं यहाँ आपको ये तो बताऊंगा ना वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं। प्रत्येक व्यंजन के साथ उसको जो उच्चारण देने के लिए स्वर लगा होता है, क्योंकि हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते। अगर व्यंजन शुद्ध रूप में होगा तो उसके नीचे हल लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी के नीचे हल तो है नहीं, तो इसका मतलब इनको कोई ना कोई उच्चारण दे रहा है। तो सा को कौन उच्चारण दे रहा, यहाँ से हमें पता चला सा को दे रहा उच्चारण आ। तो सा को जब आ उच्चारण दे रहा है, तो इसने यहाँ से अटैक कर दिया। जब अटैक करा, तो इसने आ को तो खत्म ही कर दिया। तो जैसे ही इसने आ को खत्म करा, यहाँ से ई रोते हुए तुरंत अपने घर गई। जैसे ही रोते हुए अपने घर गई कि भैया ऐसे ऐसा हो गया, उसने आ को तो बिल्कुल खत्म कर दिया, और जल्दी से चलो यहाँ से। तो अब जब लड़ाई हो रही है और ये रोते हुए आई है, तो घर का फिर वही बात, तो घर का कौन जाएगा, बड़ा सदस्य जाएगा। अब घर का बड़ा सदस्य मैंने यहाँ पर कौन बताया, तो आप कहेंगे बड़ा ए। तो ये बड़ा ए यहाँ से जाएगा, और इसने देखिए क्या काम करा, ई की जगह अपने आप जगह ले ली, और ये शब्द बन गया ऐतिहासिक। ये शब्द क्या बन गया, ऐतिहासिक शब्द बन गया। अब चलो लास्ट वाला और रह गया री वाला। यहाँ पर एक शब्द है हिरद, हिरद के साथ प्रत्यय जुड़ा इक। अब यहाँ पर जब इक प्रत्यय जुड़ा, तो वही बात, दा के साथ जो आ लगा हुआ है, तो उस वो तो इसने समाप्त कर दिया। और यहाँ पर जो री है, ये हाथ पर जो है री की मात्रा है, जैसे हम का पे लगाते हैं कृषि लिखने के लिए, ये तो ये री की मात्रा होती है कृषि पे, तो ऐसे ये हा के नीचे री की मात्रा। तो ये घर गई रोते हुए, फिर कौन आया, आर आया। मैंने क्या बताया यहाँ पर, आर। जब यहाँ पर आर आया, इस प्रकार से देखिए अब री तो अपने घर चली गई। अब हा को चाड़ देगा यहाँ पर बड़ा आ, तो इस प्रकार से हमने मात्रा लगा दी। और ये रा है आधा, तो ये रा कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हार्दिक शब्द बनता है हिरद में एक प्रत्यय जोड़कर। क्या शब्द बना, हार्दिक शब्द बना। तो जब आधा रा होता है तो वो ऊपर होता है, और जब पूरा रा होता है जैसे इस प्रकार से किरम में, तो ये पूरा रा होता है। तो नीचे वाले रा को हम कहते हैं पदैन रूप, रा का पदैन रूप। और जो रा का ऊपर वाला रूप होता है ये वाला, ये कहलाता है रा का रेफ रूप। ये भी बात याद रखेंगे, रा का पदैन रूप जो नीचे होता है, रा का रेफ रूप जो ऊपर होता है। तो इक प्रत्यय शायद अब आपसे गलत नहीं होंगे। देवी में इक प्रत्यय जुड़ेगा तब क्या बन जाएगा, देवी में। तो वही वाली बात, इधर से आया, बड़ी ई समाप्त करेगा आपके से, बड़ी ई समाप्त करेगा तो ए जाएगा अपने घर रोता हुआ यहाँ पर। फिर कौन सा आएगा, घर का बड़ा सदस्य आएगा। और इस प्रकार से देवी से दो एक की मात्रा वाला देविक बन जाएगा, देव। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भौगोलिक शब्द में भूगोल प्लस इक। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्पों में अशुद्ध है। दिगंबर में व्यंजन संधि बिल्कुल सही है, शब्द बना है दिक प्लस अंबर से। महारड़क में दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल सही है ये भी। महा प्लस अड़क से बना। सदैव में वृद्धि संधि है, सही है। जहां पर भी बड़ा ए और बड़ा ओ आपको दिखे, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। वनोत्सव में दीर्घ संधि नहीं, यही गलत हो गया हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, यानी अशुद्ध हमें देखना है। ये बना है वन प्लस उत्सव से, वन प्लस उत्सव से। तो यहाँ का आ प्लस उ, ये बन जाएगा ओ। तो जहां भी आपको छोटा ए, छोटा ओ और अर ये देखने को मिले, तो वहां पर जो होती है गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि ना होकर गुण स्वर संधि होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो आप कहेंगे चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है।
किस काल में? आदि काल में। आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल। तो आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ठीक। और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा इन्होंने। हिंदी का प्रथम कवि कहा है इनको। और जो इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, इसको कहा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। महाकाव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। और आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। और जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल में लिखी गई। सही है। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो ये हमें याद होना चाहिए। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश सही है। जो हमारी जो आधुनिक हिंदी है उसका जन्म हुआ। तो अपभ्रंश लास्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो पाली है, यहाँ पर प्राकृत। प्राकृत तो ये तो इनसे भी पता चल जाएगा। अपभ्रंश जो है वो अभी वर्तमान हिंदी से पहले का ही है। इस तरह से भी हम देख लेंगे। अगला प्रश्न, परुष और पुरुष का अर्थ किस विकल्प में सही है? देखिए, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे आपसे तो हमें पहले वाले का पहले वाले से ही आंसर मिलाना है, दूसरे वाले का दूसरे वाले से। जैसे पुरस्कार लोक या प्रसाद या आदमी कठोर, कठोर आदमी। देखिए जैसे यहाँ पर उल्टे करके दे दिए। तो ऐसे नहीं कि एक का आदमी है, एक का कठोर है तो उल्टे सीधे ही हम आंसर लगा देंगे। पहले वाले का पहले वाला ही आंसर हमें लगाना है। तो परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है आदमी। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? चरण कमल, कमल रूपी चरण। तो जब किसी भी वाक्य की जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो उसमें अगर रूपी शब्द आए तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो जहां पर सा सी से शब्द मिले वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कमल रूपी चरण है, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्रोध, उत्साह, विस्मय या जुगुप्सा कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। जुगुप्सा यह विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव। उत्साह यह है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव। क्रोध की बात करें तो यह है रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का क्रोध हो गया। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो गया। वीर रस का उत्साह हो गया। और अद्भुत रस का विस्मय हो गया। और जुगुप्सा यह है विभत्स रस का स्थायी भाव। छंद के अंगों के आधार पर, यह देखिए छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को, दो वर्णों के समूह को या चार वर्णों के समूह को, यह बात करें इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है देखिए छंद के अंगों के आधार पर गण, गण की अगर बात करें तो तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण की संख्या जो होती है 8 होती है। आप जानते होंगे जैसे यगड़, मगड़, ये आपने पढ़ा होंगे यगड़ मगड़ तगड़। यगड़ मगड़ तगड़ तो तीन वर्णों का समूह होता है, ये गढ़ बनता है इस तरह से। तो तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे, देखिए एक फार्मूला याद रखेंगे आप। या माता राज, या माता राज भान सलगा। ये माता राज भान सलगा। तो इससे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़। सही है। भगड़ नगड़ सगड़। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ तक ये 8 गढ़ होते हैं। सही है। तो क्रम से तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। और गढ़ों की संख्या पूछ लेता कितनी होती है, तो गढ़ों की संख्या होती है 8। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ यहाँ तक। हिंदी साहित्य के काल में किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो ये तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। और किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आसान है, कबीरदास की।
अधोलिखित किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो हंसना यहाँ पर यह कर्मक क्रिया है। किस तरह से याद रखेंगे? फिर वही वाली बात मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कर्ता ढूंढ लो वाक्य में, बीच में एक गोल घेरा छोड़ दो और बाद में क्रिया। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? इस वाले वाक्य की अगर हम बात करें, कर्ता है श्याम। यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्या और हंसता। तो बात करेंगे क्या हंसता है, यानी क्या से हम देखेंगे क्या श्याम हंसता है, तो क्या हंसता है। तो इस तरह से कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा। अगर हम पूछते कौन हंसता है, तब अगर आंसर मिलता है श्याम। तो यहाँ पर जो जोर है वो कर्ता पर है। कौन हंस रहा है? श्याम हंस रहा है। तो जब कर्ता पर जोर हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? हमारी अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक। और जब कर्म पर, यानी क्या खाता है? खाना खाता है। तो यहाँ पर कर्म पर देखिए प्रभाव पड़ रहा है, खाने पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। तो सकर्मक क्रिया। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर वर्षा हुई होती, देखिए अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? वृत्ति अज्ञार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति, संकेतार्थक वृत्ति, बाध्य सूचक वृत्ति। अब बात है वृत्ति किसे कहते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम क्रिया के बाद। क्रिया के बाद इसको पढ़ते हैं। और वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति। मन स्थिति कह सकते हैं इसको, मन स्थिति। मन स्थिति शब्द समझ में नहीं आ रहा तो अंग्रेजी का एक शब्द होता है मूड। तो अंग्रेजी के ये मूड शब्द से लिया गया है, यानी मन स्थिति, मन की स्थिति, कहने वाला की स्थिति क्या है जो कहना चाह रहा है। जैसे अगर कोई कहता है कि जरा दरवाजा बंद कर दो, तो इसमें कहने वाले की मन स्थिति क्या है, उसका मूड क्या है वाक्यों को कहने का। तो हमें पता चला वाक्य का मूड में यह है कि आज्ञा दे रहा है वो। तो ये हो जाएगा दरवाजा बंद कर दो। आज्ञार्थक वृत्ति, वृत्ति का मतलब है उसका मूड, हमें मूड पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। अगर इस तरह का कोई वाक्य है कि जिसमें एक क्रिया के होने का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ा है, क्या पहला अगर ये क्रिया होती है तो ये वाली क्रिया होगी, इस तरह के अगर वाक्य हैं आपके पास, तो वहां पर मतलब एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे कार्य के होने नहीं होने पर आपको पता चलेगा। जैसे अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा और नहीं हुई तो वह आ जाएगा। तो वर्षा होने पर क्या है, उसका प्रभाव पड़ रहा है कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के वाक्यों में संकेतार्थक वृत्ति होती है। संकेतार्थक वृत्ति याद रखेंगे, इसमें एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे कार्य के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। तो जहाँ ऐसे अब वाक्य आपको मिले वहां संकेतार्थक वृत्ति होती है। वृत्ति का मतलब होता है मन की स्थिति, कहने वाले की क्या स्थिति है, यानी उसका मूड कैसा है। अगर वाक्य में बाध्यता सूचक शब्द मिलते हैं, कोई बाध्य है, ये फॉर्म तो आज ही भरना पड़ेगा, अगर इस तरह का ये काम तो आज ही करना पड़ेगा, ये चीज तो आपको आज ही खानी पड़ेगी, बाध्यता है तो वहां पर बाध्यता सूचक वृत्ति हो जाएगी। इस तरह से वृत्ति का अर्थ आप समझ लें, मन स्थिति, मन की स्थिति। निम्नलिखित में अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। विराम चिन्हों से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये वाला है भाई अल्प विराम, ये वाला है भाई अर्धविराम, अर्धविराम, ये वाला है योजक, इसको संयोजक चिन्ह भी कह देते हैं, संयोजक चिन्ह। इसको सामासिक चिन्ह भी कहते देते हैं, समास के पद में आपको लगा हुआ मिलेगा सामासिक चिन्ह। जो पहला प्रश्न हमने एक प्रत्यय से आपको बताया था, तो ये वही बना समासिक। समास में एक प्रत्यय जोड़कर लास्ट वाले को खत्म कर दिया। छोटा आ है, घर होता हुआ गया तो बड़ा आ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए सामासिक इस प्रकार से बना है। ये है उपविराम। पूछा क्या है अर्धविराम कौन सा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या अपदान। तो आप जानते हैं अधिकरण में मैं या पर आता है। तो यहाँ पर तोता डाल पर बैठा है तो अधिकरण हो जाएगा। संबंध में का की क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। जहाँ पर साधन की बात हो वहां पर करण आता है, जैसे चाकू से फल काटे या चाकू के द्वारा फल काटे गए। संबंध में का की क्या आता है? का की के।
तो यहाँ पर से आता है। अपदान, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किए गए अपदान से। अपदान की एक बात याद रखेंगे, इसमें अलगाव का भाव होता है, लगाव। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो देखिए बिल्ली जो है वो छत से दूर जा रही है। हिमालय से नदियां निकली, हिमालय से नदियां दूर जा रही हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, ये वहां पर आता है अपदान, पेड़ से, तो यानी पत्ते जो है पेड़ से दूर जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल हवा का पर्यायवाची है, वात हवा का है, अनल अग्नि ये नहीं है। ये किसके हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं, आग के पर्यायवाची, सही। समीर हवा का, ब्यार हवा का है, पवन वायु ये सब हवा के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, प्राण, नदी या स्त्री। उसके प्राण निकल गए, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।